बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा चलें अभी स्टार्ट करते हैं। हमारा कोर्स बेसिकली ये है डेवऑप्स का कोर्स, जिसके अंदर हम जो मार्केट कॉम्पिटिटिव स्किल्स चल रही हैं उनको हम सीखेंगे और उनको देखेंगे किस तरीके से हम इन चीज़ों को सीख सकते हैं और कितने आसान तरीके से हम सीख सकते हैं। अच्छा भाई, सबसे पहले मैं अपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। तो भाई, मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और मैं इस डेवऑप्स फील्ड में 5 साल से हूँ। और जो मेरी एक्सपर्टीज़ हैं जिसके अंदर CI/CD पाइपलाइंस हैं, कुबरनेटिस है, डॉकर है, जेंकिंस है, एज़्योर डेवऑप्स, टेराफॉर्म वगैरह के ऊपर मैंने काफ़ी काम किया है। तो मैंने अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरा, जिसमें मेरी टीचिंग का अंदाज़ थोड़ा सा इस तरीके से कि हम जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम पहले थ्योरेटिकली पढ़ेंगे और फिर हम उनका प्रैक्टिकल करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि प्रैक्टिकली पहले करेंगे और फिर हम उनकी थ्योरी पढ़ेंगे। सही है? तो हम इसको मिक्स लेके चलेंगे, क्योंकि मैं आपको उस अंदाज में पढ़ाऊँगा कि जिस अंदाज में समझना चीज़ों को आसान हो जाए बनिस्बत इसके कि समझना चीज़ों को मुश्किल हो जाए। तो बेसिकली कोर्स होता ही इस तरीके से लिए कि इंस्ट्रक्टर जो है वो आपको किस तरीके से, कितने अच्छे तरीके से आपके माइंड में वो चीज़ फिट करवा दे, चाहे किसी एग्जाम्पल्स के थ्रू, चाहे किसी प्रैक्टिकल वे के थ्रू, चाहे किसी थ्योरेटिकल वे के थ्रू। हम कोशिश करेंगे इस कोर्स में, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुश्किल कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे उसमें इस अंदाज में पढ़ें कि हम उसको बेहतर से बेहतर समझ सकें और उसको आगे इम्प्लीमेंट कर सकें। अच्छा, तो मेरी सर्टिफिकेशन है कुछ, जिसमें से माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर 104 है, एज़्योर 400 है, फिर CCNA सर्टिफाइड हूँ, उसकी मैंने अभी लगाई नहीं है पिक्चर्स क्योंकि काफ़ी पुरानी स्लाइड्स हैं। फिर लिनक्स की मेरे पास सर्टिफिकेशन है जो कि एसेंशियल्स थी, पहले आती थी RSCSA की, तो वो करी थी। RSCSA बाकायदा आप कह सकते हैं कि जिनकी लिनक्स एकेडमी रेड हैट वाली, वो वाली नहीं है मेरे पास, लेकिन क्योंकि उसकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज ऑफ लिनक्स चाहिए थी और लिनक्स की फ़ीचर्स और कमांड्स लाइन जो कि हम इस कोर्स में पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी, जो कि इस कोर्स के अंदर हम पढ़ेंगे, जो कि आपको इस फील्ड में आने के लिए आसानी पैदा करें। फिर आप किसी तरफ भी निकलना चाहें, चाहे आप लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ निकलना चाहें तो उसका बाद आपको अलग से डिफ़ाइन कर दिया जाएगा, लेकिन इन दी एंड डेवऑप्स की फील्ड के जितने टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो कि मार्केट डिमांड कर रही है, या जो भी आप JD देखते हैं जो कि डिमांड हो रही है, लिंक्डइन पे देखते हैं या किसी भी जॉब पोर्टल के ऊपर आप देखते हैं, तो जितनी चीज़ें हैं उन फीचर्स को आप कवर कर रहे होंगे इस कोर्स के हवाले से। मतलब अगर जो भी बंदा स्क्रैच से भी इस कोर्स को पढ़ता है, जिसकी पुरानी कोई डेवऑप्स की कोई नॉलेज नहीं है, या कोई भी कह लें आप उसको कि उसके माइंड में उसको नहीं पता है कि डेवऑप्स क्या है, या कोई बंदा अपनी फील्ड स्विच कर रहा है, या कोई बंदा कह लें आप फॉर एग्जांपल उसको डेवऑप्स का ज़ीरो भी नहीं पता, तो हम ज़ीरो से चीज़ें स्टार्ट करेंगे और जब भी कोर्स ख़त्म हो रहा होगा तो वो इस काबिल होगा कि वो जूनियर पोजीशंस के ऊपर जितनी JDs हैं, क्योंकि मैंने इस कोर्स को डिज़ाइन इस तरीके से किया है कि भाई कोई भी बंदा इस फील्ड में जब एंटर हो रहा हो तो उसको इतनी चीज़ें पता हो जाएं जब ये कोर्स ख़त्म हो रहा हो कि वो किसी भी डेवऑप्स की जॉब के ऊपर अप्लाई कर सकता है। और डिपेंड, क्योंकि जो मेजर स्किल्स लिखे हुए होते हैं वो आपको आ जाएंगे। अब उनकी एक्सपर्टीज़ किस तरीके से होती है वो फिर आपको, जब तक आप काम नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो आपके अंदर नहीं आएगी। तो सारा कोर्स डिज़ाइन ही इस फीचर्स के ऊपर हुआ है कि बेसिक टारगेट करे आपको, आपकी JDs को जो कि मार्केट के अंदर चल रही है। अच्छा, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ कंपनीज़ जो होती हैं, किन्हीं की अपडेट्स जो हैं वो जल्दी आ रही होती हैं, किन की अपडेट्स में बहुत टाइम लग जाता है। तो इसका रीज़न यही है कि भाई उनके पास डेवऑप्स टीम है जिनकी रिलीज़ जो है बहुत जल्दी आ रही है, और जिनकी रिलीज़ बहुत देर से आ रही है उनकी डेवऑप्स टीम नहीं है, वो खुद मैनुअली सारी चीज़ें लेके चल रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सुनने में आए होंगे, आपने कभी देखे होंगे, वो इस तरीके से आप देखें। फॉर एग्जांपल कभी आपने गौर किया हो कि नेटफ्लिक्स हो गया या अमेज़ॉन हो गया कि इनकी डिप्लॉयमेंट इतनी जल्दी क्यों होती है। आप अगले दिन उठते हैं, आपकी चीज़ अपडेट हुई हुई होती है, आपको पता ही नहीं चलता, विद इन सेकेंड्स चीज़ें अपडेट हो जाती हैं, विदाउट किसी लैग के, विदाउट किसी डाउन टाइम के। तो ये सब कैसे पॉसिबल है भाई? ये सब पॉसिबल इस वजह से है कि डेवऑप्स इसके पीछे है, और डेवऑप्स टीम इसके पीछे उसने अपने टूल्स और टेक्निक्स को इस तरीके से ऑटोमेट किया हुआ है कि जितने भी फीचर्स हैं, जितनी भी चेंजेस हैं, वो इतनी तेज़ी से होती हैं कि किसी को
उसका रिफ्लेक्शन पता ही नहीं चलता जब वो हो रही होती है, और जब वो हो जाती है तो हमारे सामने फ़ौरन डिस्प्ले आ जाता है। कुछ क्वेश्चंस जो कि हमारे रिलेटेड होते हैं कि भाई इस जैसे आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो उसका फ्यूचर क्या है। तो इन शॉर्ट अगर आप देखें टू अगर आप ओवरऑल भी अगर रिसर्च करेंगे इस कोर्स के हवाले से या इस डेवॉप्स की फील्ड के हवाले से, तो टॉप हाईएस्ट पेड जॉब्स में से डेवॉप्स की जॉब आती है। और अगर आप वर्ल्ड वाइड देखना चाहें कि भाई आगे आने वाला दौर या आने वाली चीज़ें किस तरफ मूव ऑन हो रही हैं, तो हमें ये पता चलेगा कि 20 अगर आप देखेंगे ना, मैंने मोस्टली कुछ साइट्स में टॉप 10 के अंदर आती हैं, कुछ साइट्स के अंदर टॉप 20 जो फील्ड्स हैं जो कि इन फ्यूचर्स टारगेट होंगी, तो उनमें इसका नंबर है, किसी में इसका नंबर 10 है, किसी में इसका नंबर 14 है। डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट टूल्स और टेक्निक्स के बिना पे इसको अपने रिसर्च में इनको बताया है, और बताया है कि भाई कौन सी फील्ड किस वक्त कितनी ज़्यादा इन डिमांड होगी। तो उसमें से ये जॉब भी है, क्योंकि जब आगे आने वाला दौर है उसके अंदर बेसिक आईटीज़ जो है जो कि काम करते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हो गए, और जो बहुत ज़्यादा मैनुअल वर्क हो रहा होता है वो आहिस्ता आहिस्ता ऑब्सोलीट हो जाएगा, और चीज़ें जो होंगी रिपीटेटिव वाली होंगी वो चली जाएंगी ऑटोमेशन के ऊपर। तो हमारा जितना भी फोकस होगा वो चीज़ का होगा हम किस तरीके से चीज़ों को ऑटोमेट करके उसको आसान बना सकें ताकि डे टू डे एक्टिविटी में आसानी हो। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेशन की तरफ चले जाएंगी, जिसमें जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के, जैसे कि आजकल हम लोग टास्क कर रहे होते हैं, मैनुअली जो कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल चाहे पैचिंग हो जाए, चाहे कोई एक फ़ाइल चलानी हो या फाइल को सेव करना हो। मैंने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में देखा तो वहाँ पे मैनुअली फाइल्स को सेव किया जाता है, एक डायरेक्टरी से उठा के दूसरी डायरेक्टरी में, और उसकी चीज़ें अब सेव की जाती थी। पुरानी एक ऑटोमेशन इंडस्ट्री थी, नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसमें ये काम होता था क्योंकि वो चेंज नहीं लाना चाह रहे थे अपने अंदर, वो वही पर्सपेक्टिव लेके चल रहे थे जिस तरीके से वो करते हुए आ रहे थे। अब जाहिर सी बात है जब चीज़ें बढ़ेंगी, इंक्रीज़ होंगी, डेटा इंक्रीज़ होगा, चीज़ें बढ़ती जाएंगी और आपको आगे की तरफ मूव ऑन होना है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज़ करें और इसको ऑटोमेशन की तरफ लेके जाएं। दूसरा ये करंटली मेरा एक्सपीरियंस जो है, अभी रिसेंटली आई हैव बीन वर्किंग ऑन इन यूएस फर्म्स जो कि रिमोटली है आजकल, तो मैं आजकल उस पर काम कर रहा हूँ, जिसमें मेरा मेजर फोकस जो है वो एज़ूर के ऊपर है। तो अभी आप ये सर्टिफिकेशंस भी देख रहे होंगे कि एज़ूर की तरफ, चाहे मैंने क्योंकि AWS भी किया हुआ है, लेकिन मैंने AWS की सर्टिफिकेशन की तरफ इन्वेस्टमेंट नहीं करी। अगर लगेगा करनी है तो मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि आप जिस भी इंडस्ट्री के साथ जुड़ते हैं आप कोशिश करते हैं कि जहाँ जो चीज़ वहाँ चल रही है आप उसको प्रायोरिटाइज़ करें और कोई भी सर्टिफिकेशन करते चले और उसमें आप पक्के हों। चीज़ें दोनों सेम है, क्योंकि मैंने कोर्स के अंदर एक सेक्शन ऐसा भी रखा है जिसके अंदर मैं AWS और एज़ूर की चीज़ों को बताऊंगा, और वो उन चीज़ों को मैंने सेलेक्ट किया जो कि नॉर्मली इंडस्ट्रीज़ में चल रही है। अब चाहे वो अपने पास AWS करना चाहे, चाहे वो अपने पास एज़ूर करना चाहे, तो उनके ऊपर डिपेंड है कि वो किस प्रोडक्ट को लेना चाह रहे हैं या किस मेजर ऑर्गेनाइजेशन से अपना वो प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं और उसको यूटिलाइज़ करें। चीज़ें की कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है पोर्टल में, जाहिर सी बात है। अब एंड्रॉयड के इतने सारे मोबाइल हैं लेकिन सबके फीचर्स थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं। तो सिमिलरली इसी तरीके से एज़ूर और AWS की भी सेम टेक्नोलॉजीज़ हैं, सेम सर्विसेज हैं, नाम डिफरेंट है, थोड़ा सा वर्क एनवायरनमेंट डिफरेंट है, थोड़ा सा वे ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलग है। जहाँ तक मैंने जो थोड़ा सा डिफरेंस फेस किया जो कि इनिशियल लेवल होता है, और मैंने आप लोग को भी इसीलिए बहुत सारी जगहों पे चीज़ें जो है वो सिखाई जा रही होती हैं, AWS से स्टार्ट लिया जा रहा होता है। फिर नॉर्मल देखा जा रहा होता है कि AWS जो है बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांडिंग है, एज़ पर द ग्राफ भी यही है। लेकिन मैंने इस कोर्स में जोर डालने का मकसद ये, क्योंकि जो बंदा स्क्रैच से काम कर रहा होगा तो उसको पोर्टल समझने में थोड़ी सी आसानी हो, तो एज़ूर एक वाहिद माइक्रोसॉफ्ट एक ऐसी माइक्रोसॉफ्ट का कह लें आपकी एक्सपर्टीज़ है कि माइक्रोसॉफ्ट का पोर्टल अरेंजमेंट बहुत अच्छा होता है, जिससे चीज़ें समझने में थोड़ी सी आसान होती हैं। और जब आप किसी भी एक क्लाउड सर्विस पे चीज़ें समझ में आ जाएं तो आप किसी भी क्लाउड सर्विस के ऊपर स्विच कर सकते हैं, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट बने हुए होंगे, आपको चीज़ें बनी हुई होंगी, आप अपने माइंड में रेप्लिकेट कर सकते हैं कि भाई ये सिनेरियो मैंने माइक्रोसॉफ्ट में ऐसे किया था तो मैं AWS में ऐसे कर लूँगा, और अगर मैंने AWS में ऐसे किया तो माइक्रोसॉफ्ट में ऐसे कर लूँगा।
अच्छा, एक कॉमन क्वेश्चन है जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि भाई हम ये कोर्स क्यों लें, बाय दिस कोर्स, वाई शुड नीड टू बाय दिस कोर्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ इस कोर्स को बाय करने की क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले तो अगर आप फ़ीस देखें, जो कि मोस्टली लोगों का कंसर्न होता है, तो फ़ीस बहुत ही रीज़नेबल रखी गई है। अगर आप मार्केट की फ़ीस देखेंगे तो यही सेम कोर्स की नॉलेज, या कहना सेम कोर्स तो नहीं होता, जो कोर्स मार्केट में पढ़ाया जा रहा है, जो कि मैंने बहुत सारी साइट्स, जो कि हमारे बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जो कि अपनी मार्केटिंग के बिना पे वो कोर्स बेच रहे होते हैं, तो जब अगर आप उनके कोर्स कंटेंट भी देखेंगे वो एक तो आउटडेटेड चल रहा है, सही है, और दूसरी कि उनकी फ़ीस बहुत है, इससे डबल और ट्रिपल फ़ीस है जो कि फ़ीस इस कोर्स की रखी गई है। फिर सेकेंड ये आता है भाई कंटेंट। अगर आप इस कोर्स के कंटेंट को देखें तो इस कोर्स के कंटेंट को डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि आपके अंदर रियल वर्ल्ड का जो इन्वायरमेंट है वो एक एक तरीके से आपके माइंड के अंदर वो चीज़ फिक्स हो जाए कि भाई रियल वर्ल्ड का कोई इन्वायरमेंट किस तरीके से चल रहा है। इसी एग्जांपल मैं आपको ये दे सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल जो दूसरे कोर्सेस हैं, अगर आप उनकी चीज़ें देखें तो उनकी चीज़ें स्कैटर्ड होती हैं, कि आप पहला कोर्स बाय करें, जो कि फॉर एग्जांपल अगर आप यूडेमी पे बाय करते हैं तो आपको पहला कोर्स करने जाएंगे, फिर आप दूसरा कोई और कोर्स खरीदेंगे, फिर तीसरा कोई और कोर्स खरीदेंगे, तो पार्ट डिफाइन नहीं होता है। तो इस कोर्स को डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि इसमें मोस्टली उन चीज़ों को कंबाइन करके एक आपको आपको एक बेनिफिशियल नॉलेज दी जाए, जिससे आप मार्केट में रेडी हो सकें और अपने आप को प्रिपेयर कर सकें किसी भी डेवऑप्स का इंटरव्यू देने के लिए। जो कोर्स कंटेंट मार्केट के अंदर चल रहे हैं, जो कि मोस्टली पाकिस्तानी पीपल्स हैं, और जो और भी जो है, कुछ मैं ऐसा नहीं कह रहा सब खराब है, कुछ बहुत अच्छे भी हैं, क्योंकि मैंने भी कुछ मुख्तलिफ कोर्स कंटेंट को पढ़ के कुछ चीज़ें सीखी हैं, बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने मेरी हेल्प भी करी है, लेकिन वो बहुत स्कैटर्ड होते हैं। मतलब एक चीज़ आपको कहीं और से समझ में आएगी अच्छी है, तो दूसरी चीज़ कहीं और से समझ में आ रही होगी, उस तरीके से रियल वर्ल्ड की चीज़ों को मिक्स नहीं किया जाता। तो जब आप इस कोर्स कंटेंट को करेंगे, मतलब जो जो एग्जाम्पल्स हम इसकी कर रहे होंगे, तो हम रियल वर्ल्ड में भी देख रहे होंगे कि भाई कि जो मार्केट के अंदर चीज़ चल रही है उसमें ये जो मैं चीज़ पढ़ रहा हूँ उससे क्या फ़ायदा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको एक प्रोडक्ट है जो कि एक स्क्रैच से प्रोडक्ट बना हुआ है, आपको उसको लाइव करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरे पास ये स्टेप्स हैं और मैं इन स्टेप्स को फॉलो करूँगा तो मेरा जो साइट है या जो भी मेरी एप्लीकेशन है वो लाइव हो जाएगी। फॉर एग्जांपल example.com करके एक साइट है, वो लाइव हो जाएगी। अब उसके लिए मुझे डीएनएस का पता होना ज़रूरी है, उसके लिए मुझे पाइपलाइंस का पता होना ज़रूरी है, उसके लिए मुझे सर्वर्स का पता होना ज़रूरी है, उसके लिए मुझे बाइंडिंग्स का पता होना ज़रूरी है, उसके लिए मुझे प्रोटोकॉल्स का पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए हैं, जो कि जो मुख्तलिफ कोर्स हैं उसके अंदर इस तरीके से उसको चीज़ों को पढ़ाया नहीं जाता या उस तरीके से कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं किया जाता जो कि होना चाहिए। तो इस कोर्स को डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि आपकी जितनी बेनिफिशियल नॉलेज है जो कि आपको पढ़ाई जाएगी उसको आप यूटिलाइज़ करें। भले ही आप अपना कोई प्रोडक्ट लाइव कर रहे हो तो उसमें आपको पता हो कि भाई मैं कौन सी चीज़ें ऐसी कर सकता हूँ जिससे मेरा प्रोडक्ट लाइव हो सकता है, कौन से स्टेप्स मुझे फॉलो करने हैं, ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच होगी, ताकि आपके माइंड में एक क्लियर विजन हो जाए कि आप कोई भी साइट देख रहे हैं या google.com भी देख रहे हैं तो आपके दिमाग में हो यार ये साइट जो है वो इस तरीके से चल रही है, इसके पीछे ये चीज़ें हैं। अगर आप facebook.com देखें तो आपको पता हो यार कि ये facebook.com एक एप्लीकेशन है और इसके पीछे क्या क्या चीज़ें करी हुई हैं, तो ये मेरे सामने facebook.com आ रही है, फेसबुक का उन्होंने डोमेन कैसे बाई किया है, फेसबुक का .com कैसे आया है, ये सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर, और इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बताए जाएंगे कि भाई किस तरीके से आपको ये काम करना है। तो पहली चीज़ आ गई आपकी फ़ीस, दूसरी चीज़ आ गई आपका कोर्स कंटेंट। तो किसी भी कोर्स को बाय करने के लिए आप कंटेंट और कोर्स देखें कि उसमें क्या है। तो मैंने इस कोर्स को डिज़ाइन इस तरीके से किया है और इनमें वो चीज़ें रखी हैं जो कि आपके लिए मार्केट के हिसाब से बहुत बेनिफिशियल है। और जब आप इस कोर्स को कर लेंगे तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जब आप किसी इंटरव्यू में बैठें और वो आपसे कोई क्वेश्चन करते हैं तो आप उनको एग्जाम्पल के थ्रू आप उनको समझा सकेंगे कि भाई मैंने इस काम को इस तरीके से किया है। जब आप अपनी एग्जाम्पल बताएंगे उनको कि आपने भाई ये एग्जाम्पल करी है, तो उनके उनके माइंड में ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा भाई बंदे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और उसको काम आता है। हमारे इन्वायरमेंट में आके वो काम थोड़ा बहुत एडजस्ट करेगा और वो काम कर लेगा। तो कंपनी बेसिकली तलाश ही ऐसे बंदों को कर रही होती है जिनकी माइंड और कॉन्सेप्ट्स थोड़े क्लियर हों, काम थोड़ा बहुत चेंज होता है, वो वक्त के साथ साथ उस कंपनी में जाके बंदा सीखता है और उसको कह लें कि और बेहतर से बेहतर करता है और फिर उसमें अपने टूल्स एंड ट्रिक्स लगाता है, टेक्निक्स लगाता है, जो वो पढ़ के आया हुआ होता है उसको और बेहतर बनाने के लिए कोई न्यू टेक्नोलॉजीज़ फिर यूज़ करता है। इसके अलावा और मार्केट में जो चल रही है उस काम को बेहतर बनाने के लिए।
तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा उस कोर्स में बनने के बाद कि भाई जो मार्केट में जो जॉब जीडी चल रही है कि वो उस पर अप्लाई कर सके, और अप्लाई करने के वो बता सके इंटरव्यू में कि भाई ये चीज़ें जो हैं मुझे आती हैं और मैंने ऐसा ऐसा काम किया है। तो इससे क्या हुआ, एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, और अच्छा इंप्रेशन जाने के साथ साथ आपके इस इंटरव्यू क्रैक करने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं ते हैं। सो फॉर द मोटिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें से मैं अपनी थोड़ी सी पास्ट जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ, जिसमें से भाई मैंने अपना बैचलर्स बेसिकली किया इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, लेकिन मैंने फिर अपने कैरियर ट्रांजिशन किया आईटी के अंदर, जिसमें से पहली जॉब मैंने की जो कि है नेटवर्क इंजीनियरिंग के ऊपर। फिर नेटवर्क इंजीनियरिंग के बाद मैंने लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब करी, और फिर मैंने उसके बाद फाइनली मैं डेवॉप्स की फील्ड में एंटर हो गया, क्योंकि ये दो मेजर चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सही, जब मैंने आप अगर आपने मेरे जो मेरा ऐड है, जो कि ऐड आपने देखा होगा जो फेसबुक वगैरह पे चल रहा है, जिसके थ्रू आपने एंटर हुए हैं इस कोर्स के अंदर, तो उसमें मैंने एक रिक्वायरमेंट ज़रूर लिखी है। उसमें लिखा है कि बेसिक नेटवर्किंग नॉलेज हो। तो ये बेसिक नेटवर्किंग नॉलेज क्या है वो मैं आपके साथ जिस दिन डेमो की सेकंड क्लास होगी उसमें ज़रूर मैं आपको वो चीज़ें भी ज़रूर बताऊंगा कि भाई बेसिक नेटवर्किंग क्या चीज़ है, बेसिक नेटवर्किंग के अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो कि आपको मदद करेंगे इस फील्ड को और बेहतर अंदाज में समझने के लिए। तो बेसिकली डेवॉप्स जो है उसको समझने के लिए कुछ मेन कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें से लिनक्स और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कह लें, और दूसरा कह लें कि नेटवर्किंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं, ताकि इन फ्यूचर जब भी आप कोई भी आर्किटेक्चर डायग्राम बनाएं या कोई भी आप रूल्स एंड पॉलिसीज़ बनाएं या कोई भी सिक्योरिटी आप टीम आपको कोई भी रूल्स या रेगुलेशंस देती है कि उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, तो आपको वो समझ में आ सकें और वो अप्लाई कर सकें। तो यहाँ लिखने का मकसद बेसिकली ये है कि मैंने अपनी डिग्री जो कि अपना ट्रांजिशन है वो बताने की मेजर वजह यही है कि मैं को ये बोलना चाह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कोई बंदा कंप्यूटर फील्ड से ही रिलेट करता हो तो ही वो इस कोर्स को कर सकता है। एनीवन जो कि अपना ट्रांजिशन चाहता है आईटी इंडस्ट्री के अंदर, और वो चाहता है कि भाई कि मैं डेवॉप्स की फील्ड में आ जाऊं, तो वो एक कोर्स कर सकता है। और उसको करने के बाद उसके अंदर इतनी आपको मेजर आप अपने आप को लिख लेंगे भाई आज आप कहाँ खड़े हैं, और जब आप 9 या 10 वीक्स के बाद अपने आप को देखेंगे तो आपके अंदर डिफरेंट स्किल सेट हो चुका होगा, जो कि जब जॉब मार्केट टारगेट करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी मार्केट वैल्यूज़ चल रही हैं। हाँ, डिपेंड सारा कुछ करता है कि आप कितने अंदाज में प्रैक्टिस करते हैं, किस अंदाज में आप इस कोर्स को लेके चलते हैं, कितना सीरियसली आप इस कोर्स को पढ़ते हैं, और कितना सीरियसली आप इस कोर्स के ऊपर वर्कआउट करते हैं, अपने आप को टाइम देते हैं। हर चीज़ आ जाती है और हर चीज़ आएगी टाइम देने से। आपको इस कोर्स के ऊपर प्रॉपर टाइम देना है, जो चीज़ें हम पढ़ेंगे उसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है, और उसको प्रैक्टिस करने के बाद अपनी जो आपकी टेस्टिंग मशीन है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आपको नहीं आएगा। तो ये जितनी भी चीज़ें जो भी हम पढ़ेंगे वो बेसिकली आपको प्रैक्टिकल ही करनी है, क्योंकि मैं आपके सामने प्रैक्टिकल करूँगा, वो फिर आपको अपने पास प्रैक्टिकल ज़रूर करना है। अगर आप उस चीज़ को प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। तो मेरा बेसिकली ट्रांजिशन जो है, जो कि मैंने अभी डिस्प्ले भी किया और जो दिखाया अभी, वो यही है कि भाई कि मैं शुरू में मैंने फर्स्ट 6 मंथ्स इलेक्ट्रॉनिक्स की जॉब करी है, देन नेटवर्क इंजीनियर, देन लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ जॉब करी, फिर मैं फाइनली इस फील्ड में एंटर हो गया। और जब मैं इस फील्ड में एंटर हो गया तो इस फील्ड में एंटर होने के बाद आप चीज़ें नई नई सीखते रहते हैं, क्योंकि हर 6 मंथ 3 मंथ्स 2 मंथ्स के अंदर कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है जो आपको कहती है कि भाई आप इस चीज़ को पढ़ें, सीखें और इसको इम्प्लीमेंट करें। तो आईटी की दुनिया के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको इस फील्ड के अंदर आना है तो आपको रोज़ कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी जल्दी ट्रांजिशन हो रही होती है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। आज आपने कुछ टेक्नोलॉजीज़ पढ़ी है, कल कुछ हो जाए। तो मैंने जो उसके अंदर जो टेक्नोलॉजीज़ रखी वो मेन कॉन्सेप्ट्स और मेजर टेक्नोलॉजीज़ या मेजर टूल्स रखे हैं जो कि आप सीखेंगे तो उसमें आप फर्दर इंटीग्रेशन के कर करके कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। कह लें आपके एक कोर होता है और कोर के ऊपर फिर चीज़ें डेवलप होती है। सिमिलरली आप इसकी एग्जांपल इस तरीके से ले सकते हैं कि एक लैपटॉप है, लैपटॉप विंडोज़ के बगैर कुछ भी नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर। जब तक सिस्टम ही नहीं होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम, जब तक आपके मशीन हार्डवेयर ही नहीं होगा तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ काम नहीं कर सकता। तो इसीलिए एक हार्डवेयर जो है वो बेसिकली कोर कॉन्सेप्ट के तौर पे काम करता है। तो अगर आपका हार्डवेयर अच्छा है, आपके कोर कॉन्सेप्ट अच्छे बने हुए हैं, तो आप जितनी भी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ आती जा रही हैं उन पे आप अबूर हासिल कर सकते हैं।
तो ये मैं थोड़ी सी स्लाइड्स अपनी आगे बढ़ा लेता हूँ। ये मेरी सर्टिफिकेशंस की, जो कि मैं थोड़ा जूम आउट करके दिखा दी है, और ये सेकंड सर्टिफिकेशन मैंने लगा दी थी, ताकि कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि भाई सर ने क्या सर्टिफिकेशंस करी हैं, तो सिर्फ उस पॉइंट ऑफ व्यू से लगाइए। बाकी जब आप कोर्स करते रहेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस लेवल का कोर्स डिज़ाइन आउट हुआ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई कुछ इंट्रोडक्शन की, जिसके अंदर बेसिकली डेवॉप्स है क्या। डेवॉप्स एक कॉम्बिनेशन है किसका, उस फिलोसफीज़ का, उस प्रैक्टिसेस का, उस टूल्स का जो कि ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है किसी भी एप्लीकेशन को डिलीवर करने के लिए बहुत हाई स्पीड के साथ। तो इसका जो मेन कॉन्सेप्ट यही है कि भाई क्या करता है, गैप जो होता है उसको ख़त्म करता है। गैप क्या, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम कोई भी चीज़ बिल्ड आउट करती है और उसको प्रोडक्शन तक लाने में जो डिले है, उस गैप को ख़त्म करती है डेवऑप्स की टीम। आप एक सिंपल कॉन्सेप्ट के तौर पर इसको इस तरीके से समझें। अच्छा भाई, हिस्ट्री और एवेल्यूशन किस तरीके से हुई इस फील्ड की, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट तो 2000s में आ गया था, लेकिन आप इन पाकिस्तान कह लें तो हमने जिसका ट्रांजिशन फील आउट किया वो बेसिकली किया 2016 से, जो कि आज 2016 में भी इसकी वैल्यू इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ी थी, लेकिन 2018 तक देयर इज़ अ कंप्लीट डिफरेंस। मार्केट के अंदर डिमांड इसकी बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गई। 2016 तक ये टेक्नोलॉजीज़ पाकिस्तान के अंदर कुछ लोगों को आ गई थी और वो डिलीवर भी कर रहे थे, लेकिन उस तरीके से मार्केट कॉम्पिटिटिव डिमांड नहीं बढ़ी थी। लेकिन कुछ मेजर कंपनीज़ में जैसी चीज़ें अडॉप्ट करना शुरू करी, उनको उसका यूसेज पता चला, तो इसमें फ़ास्ट मूवमेंट हो गई और इस फील्ड की एवेल्यूएशन कराची के अंदर भी कह लें, पाकिस्तान के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ गई। ये एजाइल मेथडोलॉजीज़ पे काम करता है, जिसके अंदर है कि भाई जितनी भी आइटरेटिव डेवलपमेंट हो रही है वो कितनी तेज़ी से डिलीवर हो रही है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई नाम चेंज कर रहा हूँ किसी एप्लीकेशन का, तो वो नाम फ़ौरन से प्रोडक्शन पे चले जाए। तो ये कुछ स्मॉल चेंजेस हैं तो उसमें बिल्कुल डिले ना आए, वो बिल्कुल सॉल्व हो जाए। तो एजाइल मेथडोलॉजीज़ इसी तरीके से डिपेंड करती हैं कि भाई कितना तेज़ी से जो काम हो रहा है, कितना आइटरेटिव काम जो भी हो रहा है, वो कितना तेज़ी से कस्टमर तक पहुँच रहा है। इम्पॉर्टेंस क्या है भाई इसकी मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, क्योंकि पहले के दौर में ये होता था सॉफ्टवेयर डेवलपर ही क्या करता था, वो अपना पैकेज वगैरह बना के और चीज़ें डेवलप करके खुद से डिप्लॉय करता था, जिसमें उसको बहुत टाइम लगता था। अब जाहिर सी बात है, उसने खुद से पैकेज बनाया है और खुद से पैकेज वो डालना होता था, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता था। और कभी भी कोई चीज़ फंस जाए, फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट फेज़ में फंस जाए या फिर कह रहे प्रोडक्शन फेज़ में फंस जाए, तो उसको सॉल्व करने में भी बहुत मुश्किल होती थी, क्योंकि उसका कंप्लीट माइंडसेट चेंज हुआ होता था जब वो डेवलपमेंट कर रहा होता था और जब वो उसको लाइव कर रहा होता था, तो एक डिफरेंस आ रहा था। तो यहाँ पे इस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए बेसिकली जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का लैंडस्केप है और उसमें फास्टर कोलैबोरेशन को रखा गया है कि भाई जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम है वो जल्द अज जल्द अपना बिल्ड या पैकेज बना के दे। उसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग डेवॉप्स टीम को दी हुई होती है कि भाई इसको किस तरीके से डिप्लॉय करना है। वो अपने एनवायरनमेंट को टूल्स एंड टेक्निक के साथ सेट कर चुका होता है। जैसी कोड पुश होता है, वो कोड क्या करता है, अपने आप को बिल्ड बनाता है। बिल्ड का मतलब बेसिकली क्या है, एक फाइनल कोड को रैप अप करके एक फोल्डर के अंदर ले आता है। बिल्ड कह लें इसको, पैकेज कह लें, मुख्तलिफ नाम से मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के। फॉर एग्जांपल अगर आप .NET की बात करते हैं तो इसमें ज़्यादातर लोग बिल्ड यूज़ करते हैं, वर्ड पब्लिश का वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये हम जब आगे पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि मैनुअल डिप्लॉयमेंट क्या होती है और ऑटोमेशन डिप्लॉयमेंट क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट लाइफ साइकिल के अंदर आएंगी कि भाई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम कहाँ तक है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कहाँ तक काम करने के बाद वो जैसी पुश करता है उसका रिजल्ट फ़ौरन डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है विद इन अ मिनट्स और विद इन अ सेकेंड्स। मुझे एक डेवलपमेंट की फेज़ में आपको एक साथ शेयर कर सकता हूँ, थोड़ा सा छोटा सा। एक दफ़ा क्या हुआ कि भाई हमारे चेंज था, डेवलपमेंट टीम ने हमें कहा कि भाई डिप्लॉय करना है, हमने डिप्लॉय कर दिया। जब उनकी QA टीम ने टेस्ट किया प्रोडक्शन के ऊपर तो उनके पास एक बग आ रहा था। अब भाई टाइम हो रहा था US का 6 बज रहे थे और 6 बजे उनका एक क्लाइंट लाइव हो गया। मतलब हमने देखा कि भाई क्लाइंट ने काम करना शुरू कर दिया। अब जैसे क्लाइंट ने काम करना शुरू हुआ तो जो प्रोडक्ट मैनेजर था उसने कहा भाई हमें चेंज करना है, और उसने डेवॉप्स टीम से आके पूछा भाई मैंने चेंज बस पुश करना, मुझे जल्दी से टाइम बताओ कि कितने सेकेंड्स का डिले आएगा। तो वो मेरे साथ बराबर में बैठा, सही है, उससे वो मॉनिटर कर रहा था कि भाई कब तक जो है जैसी क्लाइंट थोड़ी देर के लिए भी ऑफ हो और हम कर दें। मैंने उसको एस्टिमेटेड टाइम बताया, मैंने कहा भाई 2 से 3 मिनट्स मैक्सिमम टाइम लगेगा डिप्लॉयमेंट तक, मैं अपनी सब चीज़ रेडी करके रखता हूँ।
उसने जैसे ही देखा कि भाई क्लाइंट ने 2 मिनट के लिए उसने कोई अपना काम करके बंद किया होगा, उसने मुझे थम्स अप किया, मैंने फ़ौरन से वो डिप्लॉयमेंट फेज़ चला दी, ऑटोमेशन की अपनी जो भी पाइपलाइन थी वो चलाई। 2 मिनट्स के अंदर डिप्लॉयमेंट हुई, जब कोई डाउन टाइम नहीं आया, जब तक क्लाइंट आया दोबारा उसके पास वो बग ख़त्म हो गया होगा। तो ये एक बेसिकली इम्पोर्टेंस है इस प्रोजेक्ट की और इस कोर्स की और इस फील्ड की। तो डेवऑप्स की कुछ की प्रिंसिपल्स हैं जिसके अंदर क्या है कि भाई कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट से मुराद यही है कि भाई कितना अच्छा आपका कोलैबोरेशन है सॉफ्टवेयर टीम के साथ और सॉफ्टवेयर टीम का डेवऑप्स टीम के साथ। कोई भी मैनुअल एस्पेक्ट है उसको हम कितनी जल्दी उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। ऑटोमेट मतलब वो काम हमें मैनुअल करना ना पड़े, वो काम हमें किसी स्क्रिप्ट के थ्रू, क्योंकि मैनुअल करने में कोई ना कोई मिस्टेक आती है, लेकिन अगर मैनुअल का किसी चीज़ को ऑटोमेट कर दें तो उसमें फिर कभी भी कोई मिस्टेक नहीं आती अनलेस एंड अनटिल कोई क्रेडेंशियल्स बीच में एक्सपायर हो गए हों या कोई कनेक्टिविटी टूट रही हो या कोई पैचिंग एक्टिविटी की वजह से वो स्क्रिप्ट ना चल रही हो। वरना कोई भी काम आप मैनुअली बार बार करेंगे उसमें मिस्टेक आने के चांसेस हैं, लेकिन अगर आप उसकी स्क्रिप्ट लिख के उसको ऑटोमेट कर देंगे तो उसमें गलती के चांसेस नहीं है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है, टाइम सेविंग बढ़ जाता है। फिर दूसरा ये फोकस किया जाता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स क्या है। फॉर एग्जांपल कस्टमर कोई चेंज मांग रहा है 2 वीक्स के अंदर और एक बड़ा चेंज मांग रहा है 10 वीक्स के अंदर, तो हम पहले टारगेट करते हैं कि भाई कस्टमर जो 2 वीक्स के अंदर चेंज मांग रहा है तो डेवलपमेंट टीम पहले वो डेवलप कर ले और हम उस चेंज को डिलीवर कर दें कस्टमर तक, उसको लाइव करके उसको बता देंगे भाई आपका चेंज हमने दे दिया। एंड टू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से यहाँ पे मुराद यही है कि भाई जो शुरू से प्रोडक्ट लेके चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी चेंज आया जैसे कि मैंने एग्जांपल दी, वो चेंज जब तक क्लाइंट तक नहीं पहुँचा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवॉप्स टीम के पास है। फॉर एग्जाम्पल वो चीज़ उसके डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में चल रही है लेकिन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में नहीं चल रही, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं चल रही, हम उसको उस चीज़ का फीडबैक बताएं उस टीम को ताकि वो उस चीज़ के ऊपर काम करके उसको रिजॉल्व कर सकें। कितनी जल्दी हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कि कौन सा काम लैग कर रहा है और हम इसको और फास्ट करके इसमें इम्प्रूवमेंट करें, तो इनकरेज करता है ये डेवॉप्स प्रिंसिपल कि भाई कितनी जल्दी हम कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट कर लें कोई भी चीज़ चल रही हो। फिर अब बात आ जाती है कि कोई भी अब फेलियर होता है, हर चीज़ में एक फेलियर ज़रूर होता है, तो फेलियर से इंसान को डरना नहीं चाहिए। तो उस फेलियर की वजह से हम क्या चीज़ लर्न कर रहे हैं उसको अपने ऑब्जेक्टिव्स में लिख लें और उसको आगे ना दोबारा ऐसी कंडीशन फेस ना करनी पड़े। तो हम उसके SOPs, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएं, उसको प्रॉपर टेस्ट करें ताकि हमें दोबारा वो फेलियर फेस ना करना पड़े। टीम यूनिटी पे आ जाती है कि भाई जब कोई भी चीज़ डिलीवर हो जाती है दो टीम्स की मुशावरत से, तो उनकी एक्सपर्टीज़ भी बढ़ना शुरू हो जाती है, एक दूसरे की टूल्स एंड टेक्निक्स को भी आप समझते हैं, फिर एक दूसरे की माइंड्स को भी समझते हैं, इससे टीम बॉन्डिंग में बहुत फ़र्क आता है। DevOps is a build on key principle जैसे कि ऑटोमेशन इसका मेन पर्सपेक्टिव है, कंटिन्यूस फीडबैक का मकसद है कितनी जल्दी कोई चीज़ डिलीवर हुई है और उसका फीडबैक आपके पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है कस्टमर के एंड से। ये प्रिंसिपल हमें स्ट्रीमलाइन करते हैं कि भाई हम कितनी जल्दी एरर्स को रिड्यूस करें और इनके दरमियान में कोलैबोरेशन और जो टीम्स का कोलैबोरेशन है वो इंक्रीज़ करें। अच्छा, जो एसेंशियल टूल्स एंड टेक्निक्स हैं और जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि हम इस कोर्स में पढ़ेंगे, तो उसमें से सबसे पहला जो फीचर है वो हम आएंगे बेसिक्स लिनक्स से। जैसे हम लिनक्स के अंदर क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे, हम लिनक्स के अंदर स्टार्ट करेंगे भाई सबसे पहले कि भाई लिनक्स की इंस्टॉलेशन करेंगे, थोड़ा सा लिनक्स के बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे, भाई लिनक्स है क्या और लिनक्स के कितनी लैंग्वेजेस, कितने लैंग्वेजेस तो नहीं कहेंगे उसको खैर, कि कितने OS डिफरेंट टाइप्स के OS हैं, जैसे कि Ubuntu अलग है, CentOS अलग है, ये सारे लिनक्स पे चलते हैं, SUSE लिनक्स अलग से, रेड हैट लिनक्स अलग है, तो इसमें क्या मेजर डिफरेंस है, कौन सी फैमिली से ये बिलोंग्स करते हैं। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन ऊपर लिनक्स का इतना होगा कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी भाई लिनक्स है क्या चीज़। जिस तरीके से विंडोज़ है तो वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन इसकी इतनी टाइप्स क्यों हैं और ये क्यों है। फिर हम इसकी इंस्टॉलेशन के बारे में पढ़ेंगे भाई किस तरीके से हम किसी भी सिस्टम के ऊपर, किसी भी मशीन के ऊपर हम इसको इंस्टॉल कर सकें।
फिर लिनक्स के फाइल सिस्टम देखेंगे, जैसे हर चीज़ का एक फाइल सिस्टम होता है विंडोज़ का, जैसे आपने देखा होगा फाइल सिस्टम होता है, वैसे लिनक्स के फाइल सिस्टम किस हायरार्की में डिफाइन होते हैं। लिनक्स की बेसिक कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे, भाई किस तरीके से लिनक्स की बेसिक कमांड परफॉर्म करती हैं, क्योंकि कमांड लाइन है, मोस्टली हम कमांड लाइन यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन लिनक्स का डेस्कटॉप फीचर भी अवेलेबल होता है। लेकिन हम जब भी आप कह लें कंपनीज़ में मेजरली हम ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं कमांड लाइन, फास्ट होता है। और दूसरा क्योंकि हाँ, जो विंडोज़ यूज़र्स होते हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन एक बार अगर उनको कमांड्स और उनको लॉजिक्स और उनको सारी चीज़ें पता हो तो उनके लिए भी काम करना बहुत आसान है। शेल स्क्रिप्टिंग पढ़ेंगे। शेल स्क्रिप्टिंग बेसिकली क्या है भाई? शेल स्क्रिप्टिंग यही है कि हम कोई भी काम जो कर रहे हैं उसको किस तरीके से ऑटोमेट कर सकें एक स्क्रिप्ट के थ्रू। स्क्रिप्टिंग बेसिकली क्या है? प्रोसेस, प्रोसीजर्स, रूल्स कि हम किस तरीके से उसको डिफ़ाइन करें कि कौन सा स्टेप पहले हो, कौन सा स्टेप दूसरा हो, कौन सा स्टेप तीसरा हो, उसको कंबाइन करके एक स्क्रिप्ट बना लें ताकि वो लाइन से जल्दी चले जाए और काम हमारा हो जाए। ये हम जब कोर्स स्टार्ट करेंगे और जब इस सेक्शन में आएंगे उसको डिटेल में देखेंगे। फिर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स देखेंगे, परमिशंस के बारे में कुछ चीज़ें देखेंगे, तो स्टोरेज और कॉन्फ़िगरेशंस देखेंगे, भाई स्टोरेज कैसी है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर्काइव कैसे किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप विंडोज़ में ऐसे जिप फाइल बनाते हैं तो 7Z बनाते हैं या मुख्तलिफ रार फॉर्म में बनाते हैं, तो लिनक्स में हम किस तरीके से कर सकते हैं। कौन कौन सा मॉनिटरिंग टूल्स हैं जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कि भाई CPU मेमोरी किया जा रहा है। जॉब स्केजुअलिंग कर सकते हैं कि भाई अगर हम मशीन में कोई पर्टिकुलर जॉब चलाना चाहें तो किस तरीके से होंगी, और मुख्तलिफ सर्विसेज के बारे में देखेंगे जो लिनक्स के अंदर चल रही हैं। फिर हम इसकी जो दूसरी मेजर चीज़ है गिट के ऊपर आएंगे। हम गिट के ऊपर बात करेंगे, भाई गिट क्या है। ये मोस्टली जो कि डेवलपर्स हैं उनके लिए यूज़ होती है, लेकिन डेवॉप्स के लिए भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोड को फैच करना, पुल करना, पुश करना, ये सब भी डेवॉप्स के फील्ड में ही आता है, तो उसको चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। हाँ, अगर ये कोई कोर्स डेवलपर भी कर रहा है और डेवलपर को गिट नहीं आती तो उसको इतनी गिट ज़रूर आ जाएगी जो कि उसके मेन फीचर्स हैं, जिसमें जो उसके डे बाय डे यूज़ में होते हैं, उसको इन चीज़ों पे आ जाएगी। इसमें मैंने तकरीबन सारे कॉन्सेप्ट कवर्स किए हैं, चाहे वो डेवलपर हो चाहे डेवॉप्स हो। डेवॉप्स के लिए कुछ थोड़ा सा गिट मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा है, लेकिन जो डेवलपर भी है, फॉर एग्जांपल जो कि अभी फॉर एग्जांपल किसी ने डेवलपमेंट का कोर्स किया हुआ होगा तो उसके लिए भी आसानी हो, तो मैंने इसमें एक दो चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा ही बताई हैं ताकि डेवलपर और जो डेवॉप्स जो कि बिल्कुल ज़ीरो पे है उन दोनों को चीज़ें मैक्सिमम हद तक समझ में आएँ और उसको यूटिलाइज कर सकें, ताकि जब आपस में जब ये दो टीम आपस में जब कांटेक्ट करें, कोलैबोरेशन करें या बात करें तो उनमें कोई ऐसी टर्म्स एंड टेक्नोलॉजीज ना हो जो कि डेवॉप्स वाले बंदे को समझ में ना आ रही हो। तो मैंने कोशिश करी है वो सारे कॉन्सेप्ट जो कि डेवलपर को पता होते हैं वही सारे कॉन्सेप्ट्स मैं यहाँ पे कवर कर सकूँ। गिट की बेसिक एग्जांपल्स हैं, गिट को किस तरीके से मर्ज किया जाएगा, गिट डिफरेंस कैसे देखा जाएगा, किसी भी ब्रांच को क्लोन की गया कैसे जाएगा, रिमोट रिपोजिटरी क्या होती है, गिट के लॉग्स कैसे देखे जाएंगे, ये तमाम चीज़ें आपको इसके जो सेकंड फेज़ है जिसमें लिनक्स और गिट है उसमें बताया जाएगा। फिर हम आ जाते हैं इसके थर्ड फेज़ पे, जिसमें जो मेन है कॉन्सेप्ट है वो डॉकर का है। डॉकर मोस्ट डिमांडिंग टेक्नोलॉजी जो आजकल चल रही है, तो हम इसके इंट्रोडक्शन पे पढ़ेंगे। फिर हम इसके इंस्टॉल कैसे करते हैं उसको लिनक्स के ऊपर विंडोज़ इंस्टॉलेशन भी बताऊंगा और लिनक्स भी ज़रूर बताऊंगा। लिनक्स तो हम पढ़ेंगे लेकिन कोशिश करूंगा विंडोज़ की मशीन के ऊपर भी आपको इंस्टॉलेशन बता दूं जब टाइम हमारे पास बच जाए। फिर हम इसमें पढ़ेंगे भाई किस तरीके से रिमूव या डाउनग्रेड या अपग्रेड किया जाता है किसी इमेज को, स्टोरेज किस तरीके से होती है, डॉकर रजिस्ट्री क्या है, डॉकर की इमेजेस क्या करती हैं, डॉकर कंटेनर्स क्या है, डॉकर फाइल क्या है, डॉकर कंपोज क्यों यूज़ होता है, डॉकर नेटवर्किंग क्या करती है, डॉकर सर्विस क्या करती है, डॉकर वॉल्यूम की हमें क्यों ज़रूरत होती है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आके इसमें कवर होंगे। फिर जो मेन कॉन्सेप्ट है भाई CI/CD पाइपलाइंस का, कि हम किस तरीके से किसी भी कोड को पुश कर सकें कि वो चले जाए आपके प्रोडक्शन के अंदर या किसी भी और इन्वायरमेंट के अंदर। तो ये मैं CI/CD पाइपलाइन जो है वो आप लोग को कम्प्लीटली पढ़ाऊँगा, जिसके अंदर मैं एक टूल यूज़ करूँगा एज़ोर डेवऑप्स का। अच्छा, इस टूल को यूज़ करने की ख़ास वजह ये है कि इसके अंदर दो इन्वायरमेंट होते हैं, एक क्लासिक पाइपलाइन होती है और एक YAML पाइपलाइन होती है। YAML पाइपलाइन और क्लासिक पाइपलाइन थोड़ा सा डिफरेंस ये है, क्लासिक पाइपलाइंस के अंदर आपको जो चीज़ें दी जाएंगी वो दी जाएंगी आपकी पोर्टल की फॉर्मेट के अंदर या कह लें GUI बेस के अंदर, सही है। और YAML एक बेसिकली एक लैंग्वेज है जिसके अंदर आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। अच्छा, YAML पढ़ाने का मकसद यहाँ पे यही है थोड़ा सा
और इसको समझाने का, इस टूल को सिलेक्ट करने का मकसद एक तो बहुत रनिंग टूल है, दूसरा फ्री है, सही इसका एजेंट फ्री है, कोई भी बंदा अपने ऊपर प्रैक्टिकल करके उसको सीख सकता है ताकि उसके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए। और जब उसको एक दफ़ा YAML पाइपलाइन आ जाए तो हम पढ़ेंगे तो एक टूल जिसका नाम है Azure DevOps, लेकिन इसके थ्रू जो मार्केट के दूसरे टूल्स अगर चल रहे हैं, कोई कंपनी दूसरे टूल डिमांड कर रही है जिसमें GitLab है या डिफरेंट टूल्स हैं, Bitbucket की उनकी अपनी एक CI/CD है, तो सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाएं, इसके अंदर। फिर हम इसमें चेक करेंगे कि भाई हम किस तरीके से इंस्टेंस क्या होता है, पहले तो हम ये चेक करेंगे, फिर उस इंस्टेंस पे हम किस तरीके से चीज़ें डाल सकते हैं। मैंने जो एक मेजर डिफरेंस जब भी किसी इंडिविजुअल्स को ट्रेनिंग दी है या सिखाया, जो कि कंपनी के अंदर आप अक्सर देखते हैं कि सेशंस होता है, तो उसमें मैंने ये फेस किया है ये सिचुएशन कि जब भी कोई बंदा आता है इस फील्ड के अंदर तो ऊपर की चीज़ें तो वो पढ़ के आता है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल नहीं पता होता कि भाई इंस्टेंस क्या होती है, मैनुअल डिप्लॉयमेंट क्या है, और मैनुअल डिप्लॉयमेंट नहीं पता होगी तो ऑटोमेटिक या ऑटोमेट उसको नहीं कर सकता। तो किसी भी चीज़ को ऑटोमेट करने के लिए पहले उसको मैनुअल एग्जीक्यूट होना ज़रूरी है, दैन ही फिर आप उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। फिर यहाँ मैंने दो मेजर लैंग्वेजेस जो कि मार्केट में यूज़ हो रही हैं, जो कि अक्सर प्रोडक्ट्स इसी के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जिसमें है .NET, रिएक्ट का प्रोजेक्ट एक है। रिएक्ट एक बेसिकली फ्रंट एंड है, .NET एक बैक एंड है। अच्छा, रिएक्ट के अलावा मैं अगर आपको रिएक्ट सिखाऊंगा तो इसके अंदर रिएक्ट JS भी आ जाएगी, रिएक्ट नेटिव भी आ जाएगी, और जो मुख्तलिफ रिएक्ट के मॉड्यूल्स हैं उन सबको आप बिल्ड करके डिप्लॉय कर सकते हैं और आसानी एक दफ़ा ऑटोमेशन के थ्रू आप इसको बिल्ड कर सकते हैं। तो जब आपको एक लैंग्वेज को बिल्ड करना आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, और मैं आपको उस तरीके से आपका माइंडसेट सेट कर दूँगा कि आप किसी भी लैंग्वेज को डिप्लॉय कर सकते हैं, उसकी पाइपलाइन बना सकते हैं। उसकी डॉक्यूमेंटेशन को थोड़ा सा रीड करने का पैटर्न होता है, थोड़ी सी आपको डेवलपर से थोड़ी सी बात करनी पड़ती है कि वो किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, तो आप ईज़िली किसी भी चीज़ को बिल्ड कर सकते हैं। .NET के अंदर मैं आपको बिल्ड करना सिखाऊंगा .NET 6, लेकिन इसमें मैं आपको फिर बताऊंगा कि .NET 7 कैसे बिल्ड होती है, .NET 8 भी कैसे बिल्ड हो सकती है, वो मैं आपको होमवर्क के तौर पे दूंगा और उसमें गाइड भी करूँगा कि भाई वर्जन चेंज हो जाए उससे मसला नहीं आता, बिल्ड प्रोसेस सेम होता है, सिर्फ चीज़ें और कमांड लाइन में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, वो आप डॉक्यूमेंटेशन देख के सीखेंगे। तो इसको बताने का यहाँ मकसद ये है, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ें जब अपडेट होती हैं तो वो एक ऑफिशियल चीज़ के ऊपर लिखी होती है कि भाई ये काम इस तरीके से हो सकता है, तो उस तरीके से हम पढ़ेंगे। फिर हम IIS और इंडियन एक सर्वर्स पढ़ेंगे कि भाई ये बेसिकली होते क्या हैं, इनका यूज़ केस क्या है। IIS जो है वो बेसिकली विंडोज़ के ऊपर यूज़ हो रहा होता है और इंडियन एक्स आपका लिनक्स के ऊपर यूज़ हो रहा है। तो मैं यहाँ पे दोनों इसलिए यहाँ पे डिफाइन इसलिए किए हैं ताकि मैं आपको दोनों के ऊपर डिप्लॉयमेंट बता सकता हूँ। कुछ कंपनी जो है लिनक्स बेस्ड यूज़ कर रही होती हैं तो उनमें इंडियन एक्स यूज़ होता है, कुछ कंपनी जो है IIS यूज़ कर रही होती हैं तो मैं आपके ऊपर IIS के ऊपर बता देंगे। अच्छा, जो मैं आपको शुरू में बात कर रहा था क्लाउड कंप्यूटिंग के हवाले से, तो क्लाउड कंप्यूटिंग की जो कुछ सर्विस हैं जो कि मैंने आपको काफ़ी मैं बात करूँगा कि दोनों में सेम है, नाम का फ़र्क है, कॉन्फ़िगरेशन का फ़र्क है, मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड द सीन्स सेम है। फॉर एग्जांपल एज़्योर के अंदर वो नाम है एज़्योर ऐप सर्विस का, तो AWS में नाम है AWS इलास्टिक बीनस्टॉक का। तो इनमें से मैं आपको सिलेक्टिव चीज़ें जो है, फॉर एग्जांपल एज़्योर ऐप सर्विस के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से क्रिएट की जाती है, किस तरीके से डिप्लॉय की जाती है, वर्चुअल मशीन के बारे में बताऊंगा, SQL डेटाबेस के बारे में बताऊंगा। फिर मैं आपको कुछ चीज़ें होमवर्क दूंगा कि भाई आप करें और इनकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें, इनको रीड करें। जिसमें से मैं आपको फॉर एग्जांपल अगर मैं एज़्योर की चीज़ बताऊंगा तो मैं आपको बोलूँगा कि भाई आप अमेज़ॉन का देखें, उसमें किस तरीके से हो रही है उसकी कोई वीडियो देखें। अगर आप एज़्योर का ब्लॉक स्टोरेज क्रिएट कर रहे हैं तो अमेज़ॉन में किस तरीके से क्रिएट होता है, ताकि आपको दोनों चीज़ें आ जाए। और ये मेन कोर है किसी भी चीज़ को चलाने के लिए। वर्चुअल मशीन बेसिकली क्या है, एक मशीन है, सही, हर सर्वर चाहिए, मशीन चाहिए, तो बेसिकली सर्वर कह लें आप, जिसके ऊपर कोई भी कोड आके डिप्लॉय हो जाएगा। SQL उसको ज़रूरी चाहिए होता है, SQL चाहिए, कोई भी डेटाबेस टेक्नोलॉजी चाहिए, SQL नहीं है तो कोई और चाहिए, तो हर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं, फॉर एग्जाम्पल MongoDB चाहिए, MySQL चाहिए, तो डिफरेंट सर्विसेज, जिसमें से मैंने SQL सेलेक्ट किया। नॉर्मली एक बिल्ड प्रोसेस में आपको दिखा दूंगा, क्योंकि क्लाउड के कोर्स बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, लेकिन यहाँ से मैं आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए रियल वर्ल्ड में एनवायरनमेंट में चीज़ें वर्क कैसी करती हैं, तो उस हवाले से मैंने एक कोर्स
मैं कुछ चीज़ें इनपुट करी हैं ताकि आपको एटलीस्ट समझ में आ जाए कि भाई रियल इन्वायरमेंट में जाने से पहले आपके पास एक माइंड में एक चीज़ बनी हुई हो कि भाई हाँ ये ऐसा होता है, और फिर आप किसी चीज़ पे भी काम करें वो आपको आ जाए। उसके बाद हम आते हैं अपने फाइनल कॉन्सेप्ट्स की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे क्यूबरनेटीज़ के ऊपर। क्यूबरनेटीज़ डॉकर का एक एडवांस वर्जन है, तो हम इसमें कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। क्यूबरनेटीज़ है, क्यूबरनेटीज़ का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यूबरनेटीज़ क्यों आया, डॉकर क्यों, डॉकर जो है डॉकर कहाँ तक महदूद है, और डॉकर के बाद क्यूबरनेटीज़ कहाँ से स्टार्ट होता है। क्यूबरनेटीज़ बेसिकली डॉकर को ही लेके चल रहा होता है, तो अगर आपको डॉकर नहीं आती तो क्यूबरनेटीज़ में आपको मसले होंगे। तो क्योंकि बिल्कुल एक डिफरेंट टॉपिक है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊँगा, क्योंकि इसका कोर्स मैं इसका डिज़ाइन कर रहा हूँ कोर्स, और इन फ्यूचर में इसके कोर्स भी रिवील करूँगा जब मेरी खुद की सर्टिफिकेशन इसमें हो जाएगी। क्योंकि मैं कुछ चीज़ें जब मैं आपको प्रैक्टिकल दे के या पेपर दे के समझूँगा, तो मैं उसी चीज़ पे कवर करूँगा कि जो स्टूडेंट्स मेरे हों उनको भी आसानी है उसका पेपर देने में। लेकिन इसमें मैं आपको चीज़ें बेसिक चीज़ें बताऊंगा, आपके माइंड्स डेवलप कर दूंगा कि आपको अगर कभी इंटरव्यू में कोई क्वेश्चंस हो जाए तो किस तरीके से दें। वैसे ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रही होती हैं, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इसको कम यूज़ कर रही होती है, बट इसका यूज़ के ज़रूर आपको डिफ़ाइन होगा, किस तरीके से हम डॉकर की चीज़ें लेके चल रहे हैं वो आपको डिफ़ाइन होगा, और हमें क्या कॉन्सेप्ट इसके डेवलप करने जो कि हम इन फ्यूचर यूज़ कर सकें। तो हम यहीं तक रखते हैं, और फिर हम जब एक सेशन में आएंगे तो हम स्टार्ट करेंगे भाई, हम कुछ बेसिक स्टफ से स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि मैं आपको हाइपरवाइज़र की कुछ चीज़ें बता दूंगा। हाइपरवाइज़र के अलावा इंस्टॉलेशन का पैटर्न बता दूंगा, इंस्टॉलेशन के पैटर्न की आपको कुछ वीडियोस दूंगा, ताकि जब आप दूसरी क्लास में आएँ तो आपके पास वीएम वगैरह चीज़ें तैयार हों, और जब चीज़ें तैयार होंगी तो फिर आप भी, जब मैं सेकेंड क्लास एंड करूँ तो सेकेंड क्लास के बाद आप उस पर प्रैक्टिकल खुद से भी कर सकें जो चीज़ें आपने पढ़ी हो। तो ये था आज का सेशन, तो इसको यहीं पे एंड करते हैं।